अब जब लिंसे ने अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए थे तो उसने चीजों को सीरियस लेना शुरू किया। लिंसे को लगातार गोल्ड मिल रहा था। उसने पूरा जिम साफ कर दिया। जल्दी ही जॉम्बीज की डेड बॉडी का ढेर लग गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत अब खत्म हो रही है। बेचारे लिंसे को सिर्फ रिसोर्सेज मिल रहे थे। वो इतना आलसी था कि सब कुछ खत्म होने के बाद ही उसने बक्से उठाने का फैसला किया। सिस्टम से रिवॉर्ड लेने के लिए भी उसने एक चेयर पर बैठकर इंतजार किया। फिर लिंसे ने नए इक्विपमेंट की मांग की ताकि सबसे अच्छे इक्विपमेंट को आखिर में रखा जा सके। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि एक ब्रॉन्ज रैंक का आइटम बनाया जा रहा है। जब उसे वो मिला तो वो एक ब्लड अब्जॉर्प्शन रिंग थी जो उसे दिए गए 5% डैमेज को उसकी हेल्थ में बदल देगी। लिंसे ने महसूस किया कि अब कमजोर ज़ॉम्बीज के खिलाफ वो लगभग अमर हो गया है। लेकिन इतनी सारी अंगूठियां पहनकर वो बोर हो गया था। पर मजेदार बात यह थी कि उसकी उंगलियों में पहनी गई कोई भी अंगूठी दिखाई नहीं देती है। लिंसे बस वो अजीब सी चिकन वाली चादर पहने हुए था। फिर उसने सिस्टम से कहा कि उसे एक नया हैक चाहिए और वो कुछ बढ़िया देखना चाहता है। फिर जैसे कि उम्मीद थी, उसे एक शानदार हैक मिला। जब उसने देखा कि ये हैक उसके लिए एकदम परफेक्ट है तो वो चौंक गया। ये एक ऑटो कलेक्ट हैक था जो हर उस चीज को अपने आप उठा लेता था जो ज़ॉम्बीज छोड़ते थे। उसे एहसास हुआ कि अब उसे बस ज़ॉम्बी एसएस को मारना है। बाकी सब चीजें अपने आप उसके पास आ जाएंगी। वो इससे बहुत खुश था। पर उसे एक चिंता यह भी थी कि लोग उसे ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखेंगे और समझ जाएंगे कि वो हमेशा ढेर सारे बॉक्स कैसे जमा करता है। लिंसे ने फिर सिस्टम से पूछा कि उसका हैक लेवल 1 पर क्यों है। सिस्टम ने समझाया कि अगर उसे फ्यूचर में यही सेम हैक फिर से मिला तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि लिंसे को उम्मीद थी कि अगली बार कुछ नया हैक मिलेगा। लिंसे ने मरे हुए ज़ॉम्बीज के ढेर को देखा और एक टेस्ट करने का सोचा। जैसे ही लिंसे उनके बीच में से चलता है तो सभी चीजें अपने आप उसके पास आ गईं। और यह हैक इतना अच्छा था कि उसने लिंसे की इन्वेंट्री भी अरेंज कर दी। अब उसकी सभी चीजें सही ऑर्डर में और सलीके से थीं। उसे लगा कि वो इस जगह पर बहुत देर से है। अब उसे ले परिवार के गांव जाना चाहिए और अपना बदला लेना शुरू करना चाहिए। सीनली हवेली की तरफ शिफ्ट होता है। लाई हाउस सोफे पर आराम से लेटा हुआ खुश दिख रहा था। लेकिन अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा। वो उठ खड़ा हुआ और सबसे पहले दिखने वाले इंसान को थप्पड़ मारा और पूछा कि वे दो मूर्ख अब तक कहाँ हैं। बटलर ने बताया कि जो दो गार्ड्स उसे मिलने आ रहे थे वो रास्ते में ज़ॉम्बीज के एक झुंड में फंस गए हैं, इसलिए देरी हो रही है। लाई हाउ उन कमीने ज़ॉम्बियों से गुस्सा था जिन्होंने उसका प्लान खराब कर दिया था। उसने गार्ड्स से कहा था कि कुछ ज़ॉम्बीज को लगभग मरने के करीब छोड़ दें ताकि वो आखिरी वार कर सके और एक्सपीरियंस पा सके। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे इतना कम एक्सपीरियंस क्यों मिला। तभी पास में से एक आवाज आई। कोई दरवाजे पर आया था और पता नहीं क्यों उस अजीब मानवा आर्टिस्ट ने 30 चैप्टर के बाद लाई हाउ के बाल नीले से सुनहरे कर दिए। लाई हाउ ने सामने खड़े इंसान से पूछा कि क्या लड़की और लिंसे को ढूंढ लिया। रोंग जवाब देता है कि लड़की मिल गई है, लेकिन लिंसे गायब हो चुका है। लाई हाउ ने कहा लड़की को अंदर लाओ, लेकिन रोंग उसे जवाब देता है कि वो मर चुकी है और सूटकेस में है। लाई हाउ पूरी तरह से डर गया और रोंग उसे बताता है कि लड़की की लाश स्कूल के पीछे वाले गोदाम में मिली और पास में खून से सने कपड़े थे। जरूर लड़की को उस गोदाम में टॉर्चर किया गया था। रोंग इस बारे में और डिटेल में बताने वाला था, लेकिन यह सुनकर लाई हाउ की हालत खराब हो गई और वो बाल्टी ढूंढने भाग गया। तब रोंग बताता है कि यह काम करने वाला जरूर लड़की से नफरत करता होगा। इसके अलावा शायद वो इंसान लाई हाउ के पीछे भी आ सकता है। लाई हाउ ने कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि योजिन कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। पर तभी लाई हाउ को याद आता है कि जो इंसान योजिन से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो इंसान लिंसे है। तो शायद लिंसे ने यह किया है, लेकिन लिंसे इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अनाथ है और वैसे भी उन्होंने अब तक एक बड़ा सरप्राइज नहीं बताया था, इसलिए लिंसे को कोई अंदाजा नहीं था कि योजिन उसे धोखा दे रही थी। रोंग पूछता है कि क्या लिंसे लिंजीन का बेटा है। लाई हाउ कहता है कि हाँ। रोंग ने जवाब दिया कि चाहे लिंसे ताकतवर हो या ना हो, लिंसे के पास कोई बहुत काबिल इंसान है जो उसकी मदद कर रहा है। शायद हमारे 100 बॉडीगार्ड भी काफी नहीं होंगे जो हम लाए थे। लाई हाउ ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है जब रॉन्ग ड्रैगन सिटी के टॉप 10 सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है। लाई हाउ ने रॉन को ऑर्डर दिया कि या तो वो और ट्रेनिंग करे या और बॉडीगार्ड लाए। उसे जो भी करना पड़े वो करे ताकि मैं मरूं ना। रॉन्ग ने भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करेगा। रॉन्ग ने कहा कि वो इस लड़के के लिए मरने को तैयार है। शायद रोंग को जीने का ज्यादा शौक नहीं है। इस बीच जंगल में जॉम्बीज एक के बाद एक गिर रहे थे। लिंसे पहले ही लेवल 8 तक पहुंच चुका था।
वो बिना डंजन में गए इतनी जल्दी लेवल बढ़ाने से खुश था और अब वो लाई हाओ की हवेली के सामने खड़ा था ताकि लाई हाओ से अपना हिसाब कर सके। हवेली में सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। लिन से एक पेड़ पर छिपा था। वो नीचे उतरा और लॉन पार किया और एक सीक्रेट लीवर दबाया। इसके साथ एक रास्ता खुला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतने सारे गार्ड्स के बावजूद वे उस इंसान से नहीं जीत सकते जिसे सब कुछ पहले ही पता हो। जैसे ही लिंसे घर के करीब पहुंचा, उसने छिपकर देखा और लिंसे ने तुरंत पहचान लिया कि ये भाड़े के सैनिकों का गिल्ड है। अपनी पिछली जिंदगी में ये वही गिल्ड था जिस पर लाई हाओ सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह अफसोस की बात है कि वो इस परिवार पर काफी समय से नजर रखे हुए था। अब तक सभी सैनिक ऑर्गेनाइज्ड दिख रहे थे और उसे कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान एक आदमी पर गया। लिंसे ने इनफेमस रॉन्ग जॉब को देखा। अपनी पिछली जिंदगी में यह आदमी वॉर गॉड बन गया था और हमेशा भाड़े के सैनिकों का लीडर था। पिछली जिंदगी में लाई हाओ ने उसे लिंसे को मारने का ऑर्डर दिया था। कई बार लिंसे का सामना रोंग से हुआ। रोंग लिंसे का सबसे खतरनाक दुश्मन था, लेकिन हर बार लिंसे बच निकला। इस वजह से लिंसे को द डिस्ग्रेस्ड का टाइटल भी मिला। शायद ये किस्मत है कि वे फिर मिले। उसी पल रॉन को कुछ महसूस हुआ। रोंग पीछे मुड़ा और पर लिंसे मुश्किल से छिपा। यह खतरनाक था, लेकिन यह सही होता अगर इस परिवार के लिए इतना इंपॉर्टेंट इंसान शुरुआत में ही मर जाता। लिंसे ने मास्क पहन लिया जो उसकी मौजूदगी को छिपाता है। गार्ड्स उसके पास से गुजर गए। मुझे पता था कि यह मास्क उसकी मौजूदगी छिपाने में मदद करता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि लिंसे उनके इतने करीब खड़ा था, फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। लिंसे इस मौके को खोना नहीं चाहता था, लेकिन रोंग सतर्क था और सोच रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि कोई उसे देख रहा है। उसने बाकी लोगों से जगह के आसपास सुरक्षा बढ़ाने को कहा, यह सोचते हुए कि उसके आसपास जो कोई भी छुपा है उसे मारना पड़ सकता है। समय बीत गया और आधी रात हो चुकी है। लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए लाई हाओ ने कहा कि यह सोचना बेकार है कि कोई बाहर छिपा है। लाई हाओ को यकीन था कि बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन रोंग ने कहा कि सतर्क रहना बेहतर है, क्योंकि रोंग को यकीन था कि उन पर नजर रखी जा रही है। लाई हाओ ने अपनी घड़ी जमीन पर फेंक दी और बास्टर्ड को गाली देते हुए चिल्लाया कि उसे मारने में इतना समय क्यों लग रहा है, जिससे उसकी नींद खराब हो गई। एक नौकर ने कहा कि अगर वो इतना बोर हो रहा है तो वो उसके लिए कुछ काम ढूंढ सकते हैं। एक्साइटेड लाई हाओ ने सुझाव दिया और पूछा कि क्या रोंग ने आज कोई ज़ॉम्बी पकड़ा है। रोंग ने कंफर्म किया कि उसने एक ज़ॉम्बी को पकड़कर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है, ये सोचते हुए कि यह ज़ॉम्बी से लड़ने के नए हथियार बनाने में मदद कर सकता है। लाई हाओ ने कहा कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वो उनके साथ खेलना चाहता है। रोंग जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उसे लगा कि शायद इससे लाई हाओ को शांत किया जा सकता है। लाई हाओ ने यह भी कहा कि वो इस खेल में कोई जोखिम नहीं लेगा और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। रोंग ने अपने बगल में खड़े आदमी को देखा और कहा कि पकड़े गए ज़ॉम्बी को लाओ। थोड़ी देर बाद एक मस्कुलर ज़ॉम्बी लाया गया जिसे जंजीरों से बांध रखा था और उसे काबू में रखने के लिए कई लोग स्ट्रगल कर रहे थे। यह साफ था कि यह ज़ॉम्बी नॉर्मल लेवल का नहीं है। लाई हाओ ने बिना हिचकिचाए आदेश दिया कि एक बड़ा पिंजरा लाओ। पिंजरे के अंदर 6 लड़कियां थीं जो डर के मारे एक दूसरे को देख रही थीं और सोच रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही लाई हाओ ने घंटी बजाई, वो सभी डर से कांप उठी। ये साफ था कि लाई हाओ की दिमागी हालत सही नहीं थी। फिर लाई हाओ ने चाबी एक आदमी को सौंपी और पिंजरा खोलने को कहा। उसने कहा कि वो एक खेल खेलना चाहता है। आदमी ने ज़ॉम्बी को पिंजरे के दरवाजे पर रखा। लाई हाओ ने उसकी जंजीरें हटाई और उसे अंदर फेंक दिया। तभी एक आदमी पीछे घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि यह सब करना बहुत क्रूर है। दूसरे आदमी ने लाई हाओ से माफी मांगते हुए कहा कि यह आदमी यहाँ नया है। लाई हाओ ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी लगातार लड़कियों की जान बचाने की भीख मांगता रहा। उसके बगल वाला आदमी बोला कि वो कभी मालिक को ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं करेगा। लाई हाओ मुस्कुराया और कहा कि यह देखना अच्छा है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे ऑर्डर दे सके, क्योंकि उस आदमी में लाई हाओ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी। अब समय आ गया था ये टेस्ट करने का कि यह आदमी उतना ही स्ट्रांग है जितना दिखता है। इसके बाद लाई हाओ ने अपने आदमियों को बुलाया और उस आदमी को सबक सिखाने को कहा। एक आदमी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने आसानी से पहले वार को रोक लिया। लाई हाओ ये सब देखकर मजे ले रहा था। घुटने टेककर बैठा हुआ वो आदमी हमलावर का हाथ मोड़ देता है और उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर देता है। बुद्धा आदमी इस बात से काफी हैरान हुआ कि घुटनों के बल बैठा ये आदमी बहुत स्ट्रांग है,
लेकिन जाहिर है कि अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस आदमी की जान लेना चाहता है। बूढ़े ने 2 और आदमियों को बुलाया ताकि वे उसकी मदद कर सकें। उनमें से एक ने सोचा कि वो उस लड़के पर समय क्यों बर्बाद कर रहा है जिसने पहले ही अपनी सारी ताकत खो दी है। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगे। वो आदमी अब एक पंचिंग बैग बन गया, लेकिन लाई हाओ ने उन्हें उसे मारने से रोक दिया। लाई हाओ ने कहा कि क्योंकि ये आदमी लड़कियों को बचना चाहता है तो ये बेहतर होगा कि वो इन सब लड़कियों को मरते हुए दिखे। लड़कियां डर से कांप रही थीं। तभी आदमियों ने झोंबी को पिंजरे में छोड़ दिया। ज़ॉम्बी ने बिना समय बर्बाद किए पहली लड़की की गर्दन पकड़ ली। पिंजरे के बाहर वो आदमी जो लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा था बस रो रहा था। लाई हाओ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो उसे अंदर जाकर लड़कियों को बचाना चाहिए। दूसरे सैनिकों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी सोच रहे थे कि ये सब बहुत क्रूल है। दोनों आदमियों ने उस आदमी को उठा लिया। ज़ॉम्बी ने पिंजरे के अंदर सभी लड़कियों को मार डाला। इसके बाद उन दोनों आदमियों ने उस आदमी को पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने उसे देखा, उसने उस पर तुरंत हमला कर दिया। वो आदमी अपनी मां से माफी मांगते हुए बोला कि वो उसे और खुद को बचा नहीं पाएगा, लेकिन अचानक उसने अपने आप को संभाला और कहा कि मैं इस तरह नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी मां घर पर मेरा इंतजार कर रही है। लड़का उठ खड़ा हुआ और ज़ॉम्बी के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने ज़ॉम्बी को पकड़ा और उसे पिंजरे के बाहर घसीटा। फिर ज़ॉम्बी की पीठ को पिंजरे की सलाखों पर दे मारा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ज़ॉम्बी ने पलटवार करते हुए उसकी पीठ पर अपना पंजा घुसा दिया। इस दौरान लाई हाओ ये सब देख रहा था और कह रहा था कि यह सबसे मजेदार है जो उसने कभी देखा है। लड़का भले ही पिट गया था, लेकिन उसने फिर से ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक और वार किया। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद लड़का थककर घुटनों के बल गिर गया। ज़ॉम्बी उसके पास पड़ा था, लेकिन अब लड़के शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। लड़के ने माफी मांगी और कहा कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। इस बीच रोंग ने कहा कि लड़के की मौत एक दुख की बात है। पहरेदारों में से कुछ उस पर अफसोस जता रहे थे, पर अगले ही पल कह रहे थे कि लड़का बहुत जल्दी मर गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का वापस आने वाला है। उसी पल लड़का एक ज़ॉम्बी बनकर जाग उठा। बाहर लिंसे ने देखा कि उसका मौका आ गया है। जैसे ही लिंसे ने किसी को देखा जो उससे मिलता जुलता है, लिंसे ने उसे खत्म कर दिया। फिर उसके कपड़े पहन लिए और दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी किसी ने पूछा कि जोह, तुम यहां क्यों हो? लिंसे ने बस इतना कहा कि मैंने किसी को सोते हुए देखा तो उसे वापस काम पर लौटने की याद दिलाने के लिए यहां आया था। पीछे से 2 आदमी उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा कि वे एक दिन से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं मिली है। हमारे लिंसे ने कहा कि उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तभी गोल मटोल सिर वाले आदमी ने पूछा कि क्या जोह थोड़ा लंबा नहीं लग रहा है? 1 सेकंड बाद लिंसे ने उन दोनों को बेहोश कर दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। फिर शांत भाव से वो हवेली में चलता रहा। वहां कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि लिंसे का मुकाबला कर सके। हालांकि उनमें से एक हवा में एक फ्लेयर चलाने में कामयाब रहा, लेकिन लिंसे ने एक चाकू फेंका और उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये इन लोगों के लिए शर्मनाक था, लेकिन लिंसे जानता था कि ये कैसे काम करते हैं। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि सुरक्षा टूट चुकी है और बदले का रास्ता शुरू हो गया है। मिशन का नाम था जियाए का बदला। और अब कोई भी इंसान जिसने लिंसे को सताया था अब जिंदा नहीं बचेगा। लिंसे को उस गांव के अंदर मौजूद सभी 270 लोगों को मारना था। उसे एक और नॉर्मल लेवल का हैक और एक ब्रॉन्ज इक्विपमेंट मिला। लिंसे ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अब उसके पास लाई हाओ को मारने का और भी बड़ा कारण है। फिर मिशन का डिस्क्रिप्शन सामने आया, जिसमें बताया गया कि एक रिवेंज बैरियर एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि अब अगर कोई इस जगह से निकलता है तो लिंसे पूरे 1 महीने तक उसे ट्रैक कर सकता है। लिंसे एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी लिंसे से भाग नहीं सकता है, चाहे वे कहीं भी जाएं। हालांकि जैसे ही उसने मिशन एक्सेप्ट किया, स्क्रीन पर कई लोगों की मौतें दिखने लगीं। लिंसे को जल्दी करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि हवेली के अंदर क्या हो रहा है। अंदर इन लोगों ने मजाक मजाक में सभी औरतों को मार डाला था। तभी एक आवाज गूंजी और पूछा कि तुम सब मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे? आवाज जारी रही, जिससे सभी लोग कंफ्यूज्ड होकर खड़े हो गए। लाल बालों वाला इंसान पहले से जानता था कि बोलने वाले का ऑरा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लाई हाओ तुरंत घबरा गया और सोचा कि यह इंसान उसे मारने आया है। वैसे पता नहीं क्यों, पर अब लाई हाओ के बाल वापस नीले हो गए हैं और रोंग के बाल अचानक लाल हो गए। लगता है इस मानवा के आर्टिस्ट ने नशे कर कर यह मानवा बनाई है। लाल बालों वाला रोंग अपने दोस्तों के साथ कमरे के बीच में खड़ा है और उस इंसान को सामने आने के लिए कहा। रोंग कंफ्यूज्ड था और जानना चाहता था कि यह इंसान कौन है जो इतनी आसानी से सभी को मार रहा है।
आवाज ने कहा कि मैं एक इंसान हूं जो उस कमरे में मौजूद सभी आत्माओं का यमराज बनने वाला है। आदमी डर गए, लेकिन रोंग ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने अलग अलग पोजीशन पर निगरानी करते हुए ग्रुप बना लिया। तभी कमरे के बीच में एक लेजेंडरी फ्लैश गिरा और एक धमाका हुआ जिससे कोई कुछ नहीं देख पाया। इस बीच हमारा लिंसे हाथ जेब में डालकर ऐसे अंदर चला गया जैसे ये कोई रैंप वॉक हो। जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपना स्पाइक अटैक एक्टिव कर दिया। आधी सेना खत्म हो गई। बूमरैंग स्लैश ने 2 और को खत्म कर दिया। रोंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने कौन खड़ा है। उसने साइड में देखा तो एक और फ्लैश ग्रेनेड पड़ा था। धमाका हुआ और लिंसे बिना किसी असर के आगे बढ़ गया। धुआं साफ हुआ, लेकिन रोंग अभी भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उनके सभी साथी पहले ही खत्म हो चुके थे। एक आदमी ने कहा कि यह कोई जादूगर होगा, क्योंकि उसने एक घूमती हुई तलवार को सभी को मारते हुए देखा। रोंग ने पूछा कि एरिया में कितने लोग बचे हैं, और आदमी ने कहा कम से कम 60 आदमी और कुछ घायल है। इस बीच लाइहाओ गुस्से में था और रोंग को जल्द उस इंसान को मारने के लिए कह रहा था जिसने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया। रोंग ने उन्हें उस आदमी की तलाश शुरू करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अकेले 100 लोगों को नहीं मार सकता। उसने नौकर से कहा कि लाइहाओ को छिपने की जगह पर ले जाए, लेकिन नौकर जानता था कि छिपा हुआ आदमी शायद सब कुछ देख रहा है। लिंसे धीरे धीरे सभी को मार रहा था और उनके डर को देखकर मजा ले रहा था। फिर जैसा लिंसे ने उम्मीद की थी, आदमी एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि भाग सके। उसने सिस्टम खोलकर चेक किया और पाया कि रोंग पहले ही लेवल 5 पर है। तभी लिंसे ने कई लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि कायर हिम्मत है तो सामने आ। लिंसे कहता है कि इनका बार बार ऐसा कहना बेवकूफी है। लिंसे ने उन्हें थोड़ा और एंटरटेनमेंट देने के लिए ज़ॉम्बी किटी को बुलाने का फैसला किया। तभी बिल्ली उसके पास आ गई। उसने एक चाकू निकाला और उसे कमरे की तरफ फेंका, जिससे एक कैंडल होल्डर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लेकिन इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाते, बिल्ली पहले आदमी की गर्दन पर हमला कर देती है। हमारे लिंसे ने इस मौके का फायदा उठाया और कमरे में घुसकर लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। एक और एरिया साफ हो गया और लिंसे फिर से पीछे हट गया। रोंग ने उसे देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वो उसका नाम या लेवल नहीं देख सकता। रोंग ने चिल्लाकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। लिंसे ने रोंग को देखा और निराश हुआ और कहा कि ये आदमी तो उस वॉर गॉड जैसा भी नहीं दिखता है जो वो कभी हुआ करता था। फिर लिंसे ने कहा कि मैं तुम्हें निराशा का मतलब सिखाने आया हूं। एक ही पल में लिंसे 3 आदमियों को पार कर रोंग के सामने खड़ा हो गया। बेचारा रोंग रिएक्ट भी नहीं कर सका और पूरी तरह कांप गया। वो घुटनों के बल गिर गया, ये महसूस करते हुए कि उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। लिंसे ने कहा कि वो रोंग के बाद लाइहाओ के पीछे जाएगा, क्योंकि बदले के बैरियर के साथ लाइहाओ कहीं छिप नहीं सकता। उसने रोंग को लात मारी और पूछा कि वो भाड़े के सैनिकों का लीडर बनने की उम्मीद कैसे कर सकता है, जबकि वो इस तरह घुटने टेक रहा है। रोंग ने जवाब दिया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो किसी चीज का लीडर नहीं है। लिंसे ने मुस्कुराते हुए देखा कि रोंग समझ गया कि उसने अपने सालों की मेहनत से सब कुछ खो दिया है। रोंग ने फिर पूछा कि वो कम से कम उसे अपना नाम तो बता दे, ताकि वो बिना अफसोस के न मरे। हमारे लिंसे ने कहा कि उसने इतनी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की थी और धीरे धीरे रोंग की ओर बढ़ा। फिर लिंसे ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। रोंग जमीन पर गिर गया। फिर लिंसे ने उसके सिर पर पैर रखा। लिंसे ने कहा कि मुझे याद है जब रोंग ने मेरे साथ ऐसा किया था और मुझे मामूली चींटी कहा था। लिंसे ने रोंग पर कई बार पैर से मारा और कहा कि रोंग ने ही मुझे सिखाया है कि कभी अपने दुश्मन के सामने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खत्म कर देना चाहिए और उन्हें अफसोस से मरते हुए देखना चाहिए। अब जब रोंग मर चुका है तो ली परिवार कमजोर हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा लिंसे बदले की आग में इतना डूब चुका है कि वो इधर उधर लड़खड़ा रहा है। इसके बाद लिंसे हवेली छोड़कर चला गया, ढेर सारी लाशें पीछे छोड़ते हुए। फिर कहीं दूसरी ओर छुपे हुए लाइहाओ ने कहा कि यह नामुमकिन है कि वो आदमी उसे यहां ढूंढ ले। नौकर ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और उसे विश्वास दिलाया कि रोंग सिचुएशन संभाल लेगा। लेकिन तभी दरवाजा एक शरीर के आकार में दब गया। उसी पल लाइहाओ को पता चल गया कि जिस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है वो आ चुका है। नौकर ने लाइहाओ को शांत रहने को कहा और कहा कि उसने बाकी लोगों को सीक्रेट बेस पर भेज दिया है, इसलिए कोई नहीं सोचेगा कि हम यहाँ हैं। लाइहाओ गुस्से में था और लिंसे के बारे में सोच रहा था कि उस अनाथ ने इतना स्ट्रॉन्ग किलर कैसे ढूंढ लिया। नौकर ने पूछा कि क्या यह किलर लिंसे के पिता लिनजियान का कोई छुपा हुआ कार्ड हो सकता है, लेकिन लाइहाओ ने जोर देकर कहा कि यह नामुमकिन है। उन्होंने उसके पिता को मारने के बाद उसके बेटे लिंसे के लिए कुछ नहीं छोड़ा।
अगर बॉस की जिद ना होती तो वो उनके बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ते। लिंसे मेटल दरवाजे से आदमी को हटाते हुए जोर से सभी को सुनने के लिए बोला कि अब मैं सब समझ चुका हूं। अंदर लाइहाओ ने पूछा कि मुझे लिंसे की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। हमारे लिंसे ने अपने मन में सोचा कि शायद मैं जन्म से ही निशाने पर था। अभी भी कई चीजें थीं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। अंदर से लाइहाओ चिल्लाया कि मुझे उस कमीने लिंसे को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। हालांकि हमारा लिंसे जानना चाहता था कि लिन जियान कौन है और लिन जियान पूरी लीन परिवार को क्यों खत्म करना चाहते थे। लाइहाओ ने हंसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वो अनाथ सच में अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता है। लाइहाओ कहता है कि मेरे पिता को प्रमोशन मिलने वाली थी, लेकिन लिन जियन यानी लिंसे के पिता ने उनकी रिपोर्ट कर दी। उस रिपोर्ट लेटर में लिखा था कि ली परिवार के सारे प्लान्स और बिजनेसेस को खत्म कर दिया जाए और ली परिवार के सभी लोगों को मार देना चाहिए। फिर लाइहाओ कहता है कि अब तुम्हारे जवाब देने का समय है और पूछता है कि लिंसे को तुम्हारे जैसा प्रोफेशनल किलर कहां मिला। लेकिन हमारे लिंसे का जवाब है कि उसके लिए यह जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ली परिवार जल्द ही मरने वाला है। लाइहाओ हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ सपने देखता रहे। फिर हमारे लड़के ने दरवाजे की नॉब को लात मारी, जिससे दरवाजा खुलता है और लिंसे और उसके पास बैठी छोटी बिल्ली सामने आती है। बेचारा नौकर जल्दी से उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर लिंसे आसानी से बच जाता है और बिल्ली उसकी दिशा में कूदती है। लेकिन नौकर बिल्ली को एक जोरदार पंच मार देता है। बिल्ली 30 मिनट में गायब हो जाती है और उसी पल हमारे लिंसे ने अपने चेहरे को उनकी ओर किया और अपना मास्क उतारा और कहा कि लिंसे आ गया है। बूढ़ा आदमी चौंक जाता है, पूछता है क्या वो वही किलर है जिसने सबको मारा, और उसी पल लाइहाओ को समझ में आता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। नौकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक बच्चे जैसा लड़का रोंग जैसे ट्रेंड प्रोफेशनल को मार सके। लिंसे ने नौकर को वार्निंग दी कि ली परिवार की मार्शल आर्ट्स इस एपोक्लिप्स में बेकार है। लाइहाओ लगातार विरोध करता है, कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो अकेले इतना स्ट्रांग हो गया हो। लिंसे ने कहा कि अब वो देखेगा कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि दोनों को एक साथ हरा सकता हूं। फिर लिंसे नौकर को एक मुक्का मारता है, लेकिन नौकर अपने दोनों हाथों को एक साथ लाकर मुक्के को रोक लेता है। वो आदमी अभी भी लड़ रहा था। लिंसे हैरान होकर कहता है कि यहां तक कि रोंग भी एक ऐसा मुक्का सहन नहीं कर पाता। तब बूढ़ा आदमी अपना असली रूप दिखाने का फैसला करता है। वह अपने सारे कपड़े फाड़कर एक मसल्स आदमी में बदल जाता है। लिंसे ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया। नौकर ने लिंसे को तलवार निकालने के लिए चीटर कहा, लेकिन लिंसे सिर्फ ये कहता है कि अपोक्लिप्स में सब कुछ चलेगा। उसी पल लिंसे अपनी तलवार को घुमाकर डबल स्लैश एक्टिव करता है, पर नौकर उससे बच जाता है। लेकिन ये एक बूमरैंग की तरह है और पीछे से घूमकर वापस आकर नौकर के एक हाथ को घायल कर देती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे 50 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं इतने आसानी से हार जाऊंगा। उसी समय लिंसे का विस्फोटक कॉम्बो नौकर के घाव वाले हाथ पर एक्टिव हो जाता है। इसी समय लिंसे उसके पास आ जाता है और अपनी तलवार नौकर के गले में घुसा देता है और कहता है कि उसे ये कंफर्म करना होगा कि ये मर चुका है। ये अफसोस की बात है कि वो इतना स्ट्रांग था, लेकिन वो अपोक्लिप्स के हिसाब से ढल नहीं सका। ये दिखाता है कि स्मार्ट होना और सिचुएशन और उसके बदलावों से हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। तभी लिंसे देखता है कि लाइहाओ जमीन पर बेहोश पड़ा है। लिंसे सोचता है कि लाइहाओ बेकार है और अपनी तलवार के साथ उसके पास जाता है। लिंसे उसे जरा सी तलवार मारता है, ये देखने के लिए कि क्या लड़का जागता है, और जाहिर सी बात है लाइहाओ एक पल में जागकर चिल्लाता है। लिंसे ने पूछा क्या वो अब मरने का नाटक करना बंद करेगा। फिर लिंसे उसको तलवार से मारने लगा। लाइहाओ मदद के लिए चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरा पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन लिंसे ने बस अपनी तलवार से उसको मारना जारी रखा। लाइहाओ ने उसे जल्दी जान से मारने की भीख मांगी। लिंसे ने उसे डरने से मना किया और फिर एक बेजान चाकू निकाला जो ठीक से काट नहीं सकता था और लाइहाओ की जांघों में पहला वार किया। हमारे लिंसे ने माफी मांगी, कहता है कि बदकिस्मती से इस अपोक्लिप्स में बहुत सारे बुरे हथियार हैं, लेकिन लिंसे ने वादा किया कि बाद में शायद मैं इसे ठीक करूंगा। फिर लिंसे एक और वार करता है। लिंसे ने कहा कि लाइहाओ कभी भी उस 1% शर्मिंदगी का एहसास नहीं करेगा जो मैंने 10 सालों तक सहा है। लाइहाओ हैरान होकर पूछता है कि 10 सालों का क्या मतलब है, जबकि उसने सिर्फ 3 साल पहले ही लिंसे के साथ उलझना शुरू किया और उसे खत्म करने के बारे में सोचा। लिंसे ने उसे कहा कि अब कहानियां बंद करो, क्योंकि अब मजे करने का वक्त है। वो उस पर आखिरी वार करता है और फिर एक और करता है। हर एक वार के साथ
लिंसे उसका कारण या उसकी भावना बताता है जो उसने पिछले 10 सालों में महसूस की थी। लिंसे अपने परिवार के लिए लाइहाओ के सीने पर वार करता है, जिस परिवार को वो जानता भी नहीं था। फिर लिंसे कहता है कि वो अब कारण देने से थक चुका है और अब से ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। लिंसे अपनी इन्वेंट्री में देखता है और एक बहुत ही अजीब आइटम निकालता है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि लिंसे इसके साथ क्या करेगा। लाइहाओ ने पूछा कि वो क्या करने का प्लान बना रहा है। लिंसे ने कहा कि ये वही तरीका है जिसे लाइहाओ ने खुद सोचा था। चौंका हुआ लाइहाओ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन मैंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। लिंसे ने लाइहाओ को लंबे समय तक टॉर्चर किया। कुछ घंटे बीत गए और लाइहाओ की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लिंसे ने कहा कि वो इतना जल्दी नहीं मर सकता। ये वो 1% दर्द भी नहीं है जो वो दूसरों को देता है। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिंसे को किसी इतने कमजोर को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी लिंसे उसे कुछ देर और दर्द देता है, ये देखने के लिए कि क्या लाइहाओ नाटक कर रहा है। जब तक लाइहाओ का शरीर जमीन पर नहीं गिरा और लिंसे कहता है कि अब ये आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, लिंसे ने पीछे मुड़ते हुए डबल एक्सप्लोजन स्लैश एक्टिव की। लड़के को तो कमरे से बाहर छाता लेने के लिए जाना पड़ा। बाहर पूरा चांद आसमान में चमक रहा था और लिंसे ने कहा कि ली परिवार की लाइफ इतनी बुरी नहीं है। तभी सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म्ड किया कि उसने वेंजफुल हार्ट टैलेंट को एक्टिव कर लिया है, ये कहते हुए कि यह आसान था। लेकिन लिंसे सिस्टम से कहता है कि यह अब तक की सबसे मुश्किल चीज थी कमीने। सिस्टम समझाता है कि स्किल्स किताबों से सीखी जा सकती हैं, लेकिन टैलेंट सिर्फ तब एक्टिव होता है जब कोई इंसान कुछ खास एक्सपीरियंस से गुजरता है। वेंजफुल हार्ट टैलेंट उसे और मजबूत बनाता है और जितना ज्यादा वो अपने सामने वाले इंसान को मारता है उतना ही वो ताकतवर हो जाता है। हमारा प्रोटेगनिस्ट इससे इंप्रेस्ड होता है, ये नोट करते हुए कि ये उसकी ताकत को 20% बढ़ा देता है और ये सिर्फ लेवल एक टैलेंट है, इसलिए शायद ये और भी एडवांस्ड हो सकता है पूरे ली परिवार को खत्म करने के लिए। उसे एक नए हैक के रूप में ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट का एक टुकड़ा मिलेगा। लिंसे एक्साइटेड होकर चेस्ट खोलता है ये देखने के लिए कि उसे क्या मिलता है और सबसे प्यारे अंदाज में उसे एक मैजिकल गर्ल्स वैंड मिलता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये आइटम सिर्फ मैजिक क्लास के लिए है। लिंसे कहता है कि ये उसके लिए बेकार है, इसलिए फिलहाल वो इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर देता है और बाद में इसे बेचने की कोशिश करेगा। अपनी इन्वेंट्री पर नजर डालते हुए लिंसे देखता है कि ये ऑन्टो लूट हैक सच में बहुत यूजफुल है। सच्चाई ये है कि अपोक्लिप्स के समय जब आप किसी को मारते हैं तो उनकी इन्वेंट्री गायब हो जाती है और आप सिर्फ वही चुरा सकते हैं जो उन्होंने पहना हुआ है। इसलिए फ्यूचर में लोगों को मारने के बजाय उन्हें कैदी बनाना बेहतर होगा, क्योंकि आप समय के साथ उनसे ज्यादा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। लिंसे ने इस पूरे हंगामे में जो चीजें चुराई थीं, उन चीजों में से एक प्यूरिफिकेशन नेकलेस भी था। ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जोड़ता है और हर 12 घंटे में एक नेगेटिव स्टेटस को हटा सकता है। ये नेकलेस मेडिटेशन वाले नेकलेस से कमजोर है, लेकिन लड़ाई में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए लिंसे इसे पहनने का फैसला करता है। अब समय आ गया है उस चीज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंसे सिस्टम से कहता है कि नया हैक बनाए, तभी एक लोडिंग बार दिखाई देता है। जो पावर लिंसे को मिली है वो है एब्सोल्यूट एनस्लेवमेंट। ये पावर लिंसे को एक जॉम्बी को गुलाम बनाने की परमिशन देता है, जिससे वो जॉम्बी लिंसे की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अपनी पिछली जिंदगी के सालों में लिंसे ने किसी को ऐसी पावर के साथ नहीं देखा। लिंसे अपने चेहरे पर चुटकी काट कर देखता है और सोचता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसके अलावा लिंसे को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी पूरी तरह से वफादार हो सकता है। लिंसे अकेले जिंदा रहने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब जब उसके पास कोई ऐसा होगा जो उसकी हर बात मानेगा और उसके लिए मरने को भी तैयार होगा, तो अब इस पावर को मना करने की कोई वजह नहीं है। पर यह सोचना मुश्किल है कि यह पावर लेवल बढ़ने पर कितनी स्ट्रांग होगी। सिस्टम समझाता है कि जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज को गुलाम बनाएगा उतने ही ज्यादा वो उनको कंट्रोल कर पाएगा। हमारा लिंसे पहले ही खुद को एक आर्मी के साथ शहर पर हमला करते हुए इमेजिन करने लगता है। हालांकि लिंसे को पता है कि यह अभी पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छा आइडिया है कि फ्यूचर में ज़ॉम्बी किंग बनने वाले किसी ज़ॉम्बी को ढूंढना, क्योंकि उनमें बहुत सारी एबिलिटी होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं पता होगा कि वो भी गुलाम बनने का वही मौका पा सकता है। फिलहाल समय है ली परिवार के खजाने को चेक करने का, क्योंकि लिंसे को पता है कि ली परिवार अपने खजानों के लिए फेमस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लिंसे वहां एंटर करता है तो वो महंगी चीजों से भरा होता है जो अब इस दुनिया में बेकार हैं। पर अजीब बात यह है कि लिंसे पेंटिंग्स पर पैसा खर्च करने का फैसला करता। शायद लिंसे को पता है कि उनका कुछ यूज होगा। जो लिंसे को यूजफुल लगता है उसे लेने और बाकी को बर्बाद करने के बाद लिंसे गाते हुए बाहर निकलता है। ये रात का टाइम है और ज़ॉम्बी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए उस शानदार विला में समय बिताने का कोई कारण नहीं था।
हालांकि लिंसे को नहीं पता कि जिस कमरे में वो एंटर कर रहा है वहां एक ज़ॉम्बी खड़ा है। ऐसा लगता है कि इस ज़ॉम्बी ने गांव के सभी लोगों को मार दिया था। लेकिन फिर लिंसे उस लाचार ज़ॉम्बी को देखता है जो बहुत दर्द में लग रहा था। ज़ॉम्बी के एट्रीब्यूट बढ़ गए थे क्योंकि रात में ज़ॉम्बी स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन इस ज़ॉम्बी में एक एपिक रैंक का टैलेंट था जो इसके लेवल बढ़ने के साथ इसकी ताकत को बढ़ाएगा। लिन से इसके स्टेटस देखकर पहले ही समझ जाता है कि ये नई गुलाम बनाने वाली स्किल का यूज करने के लिए एक अच्छा टारगेट है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज़ॉम्बी बस वहीं खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा। लिंसे को यह अजीब लगता है और वो उस आदमी से पूछता है, तुम ज़ॉम्बी हो, तुम मुझे काटने नहीं आओगे? लेकिन ये देखकर कि ज़ॉम्बी की माइंड स्टेटस सिर्फ 3 है, लिंसे मान लेता है कि यह आदमी जब इंसान था तब ये बहुत बेवकूफ़ रहा होगा। लिंसे सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उस ज़ॉम्बी को गुलाम बना सकता है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी के पास काफ़ी एट्रीब्यूट है। सिस्टम कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट अभी भी लिंसे से कम है। लिंसे सोचता है कि इस ज़ॉम्बी के माइंड स्टेटस लेवल बहुत कम है, लेकिन लिंसे जल्दी स्ट्रांग होना चाहता है, इसलिए लिंसे सिस्टम को बताता है कि वो इस ज़ॉम्बी को गुलाम बनाना चाहता है। स्क्रीन सामने आती है और लिंसे यस पर क्लिक करता है। तभी एक लाल रोशनी ज़ॉम्बी के चारों ओर आ जाती है। हालांकि लिंसे देखता है कि ज़ॉम्बी इससे परेशान लग रहा है, लेकिन तभी लिंसे चौंक जाता है और देखता है कि ज़ॉम्बी शांति से अपना सिर खुजला रहा है। फिर एक विंडो लिंसे के सामने आती है जो उसे ज़ॉम्बी को नाम देने के लिए कहती है। वैसे पता नहीं क्यों पर लिंसे उसका नाम बिग इडियट रखता है। सिस्टम उसे बिग इडियट को सक्सेसफुली गुलाम बनाने के लिए बधाई देता है। बिग इडियट के लिए एक और स्टेटस विंडो सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि इस ज़ॉम्बी में वो सब कुछ है जो एक इंसान में होता है। हालांकि सिस्टम बताता है कि ये ज़ॉम्बी स्किल नहीं कमा सकता या इन्वेंटरी का यूज़ नहीं कर सकता। लिंसे फिर बिग इडियट से अपनी ताकत दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि लिंसे सोचता है कि पिंजरा इस ज़ॉम्बी को रोक सकता। उस समय बिग इडियट लोहे की छड़ों को पकड़ता है और एक रास्ता बनाने लगता है। 1 सेकंड में वो बाहर आ जाता है और लिंसे की ओर भाग कर आने लगता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लिंसे के साथ मजाक कर रहा था। फौरन लिंसे कुछ बचे हुए आइटम इक्विप करने लगता है। अजीब बात यह है कि सिस्टम मैसेज करता है कि अब ज्यादा समय तक इस ज़ॉम्बी के पास मेरे एट्रीब्यूट नहीं होंगे। लिंसे कहता है कि इसकी उम्मीद थी, क्योंकि ज़ॉम्बी पहले से ही बहुत स्ट्रांग है कि उसे किसी एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। फिर लिंसे बिग इडियट से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और उसे दरवाजे की निगरानी करने का ऑर्डर देता है। एक और रात आलसी लिंसे के लिए बीतती है और वो अपने कमरे में जागता है। दरवाजा खोलने पर बिग इडियट वहीं खड़ा है और बस देख रहा है। लिंसे उसे बधाई देता है, कहता है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन फिर पूछता है कि क्या वो नीचे जाकर लाशें नहीं खा रहा था। ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं। लिंसे महसूस करता है कि ये ज़ॉम्बी काफ़ी अलग है इसके साथ। वो दूसरे कमरे में जाता है और हमेशा की तरह अपनी दावत निकालता है और खाने लगता है, लेकिन फिर कुछ उसकी पीठ पर गिरता है। जब लिंसे पीछे देखता है तो बिग इडियट लार टपकाते हुए खाने को देख रहा है। लिंसे कहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड खाना है, इसलिए लिंसे उसे थोड़ा खाने के लिए कहता है। अपनी पिछली जिंदगी में लिंसे को याद नहीं कि ज़ॉम्बी इंसानों का खाना खाते हैं या नहीं, लेकिन लिंसे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने ज़ॉम्बी को बैठने के लिए कहा। लिंसे इतने सारे खाने के कार्ड्स को स्टोर करने को लेकर परेशान हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे हल मिल गया। लिंसे का मैन प्लान सिर्फ लेवल 5 या 6 पर बदला लेना था, लेकिन अब लिंसे पहले ही लेवल 8 पर है, पर अभी भी वो डंजन्स में एंटर नहीं कर सकता। शायद मैप, इक्विपमेंट और बिग इडियट की मदद से वो प्रोफेशन बदलने और शैडो ऑफ इल्यूजन बनने के बारे में सोच सकता है। अगर ऐसा है तो अब ये मॉडर्न म्यूजियम जाने और प्रोफेशन चेंज स्क्रॉल ढूंढने का सही समय है। लिंसे को याद है कि वहां के प्राचीन स्क्रॉल प्रोफेशन बदलने के लिए जरूरी है। जब आप क्लास चेंज स्पेस में एंटर करते हैं तो आपको टाइम लिमिट के अंदर 3 चैलेंजेस पूरे करने होते हैं, वरना आप मर जाते हैं। लिंसे को याद है कि पिछली जिंदगी में जब वो उस आइटम को लेने जा रहा था तो उस दिन उसे एक वीडियो मिला था जिसमें योजांग ली हाओ के साथ कुछ एडल्ट चीजें कर रही थी। लिंसे ने अपने दोस्तों से बात की जिन्होंने ली हाओ से बदला लेने का एक प्लान बनाया था, लेकिन हमारा लिंसे नहीं जानता था कि उन्हें ली परिवार ने खरीद लिया गया था। लिंसे को धोखा मिला और उसे प्रोफेशन चेंज स्पेस में फेंक दिया गया। उनका प्लान था कि या तो लिंसे को मार डालें या उसे मरने के लिए छोड़ दें बिना किसी को पता चले, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लिंसे उस स्पेस को जीत जाएगा, एक प्रोफेशन हासिल करेगा और चेहरे पर एक निशान के साथ 10 साल तक जिएगा। वो घटना अपोकलिप्स के 8वें दिन हुई थी और क्योंकि वे अभी भी एक कमरे में थे तो अब तक मॉडर्न म्यूजियम में कोई नहीं पहुंचा था। अब जब लीहाओ इस दुनिया में नहीं है तो लिंसे जानता है कि इस बार चीजें बहुत आसानी से होंगी। लिंसे इस बात से इंप्रेस होता है कि उसका ज़ॉम्बी कितना नेचुरल लगता है और ऐसा लगता है कि लिंसे के पास शानदार आइडिया है। बाहर वो पहले से पूरी तरह से तैयार है। लिंसे ने बिग इडियट को बिल्कुल इंसानों की तरह बना दिया है ताकि किसी का उन पर ध्यान
अट्रैक्ट ना हो। सीन मोडू म्यूजियम की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कई मरे हुए ज़ॉम्बी को देखकर लिंसे समझ जाता है कि इस जगह पर ज़रूर कोई है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। लिंसे आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। लिंसे जल्द ही 3 ज़ॉम्बीज को मारता है और पहले ही ज़ॉम्बी से उसे स्क्रॉल मिलता है। ये स्क्रॉल लिंसे को एक फायरबॉल बुलाने की परमिशन देता है, जिसका यूज लिंसे थोड़ा नुकसान करने के लिए कर सकता है। लिंसे को लगता है कि यह स्क्रॉल काम का लगता है। जब लिंसे पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ ज़ॉम्बी बिग इडियट के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। लिंसे अपना प्लान बदलने के लिए छुप जाता है। अब क्योंकि बिग इडियट किसी ज़ॉम्बी के लिए टारगेट नहीं बनता, तो लिंसे उसे बस घूमने दे सकता है और इस तरह से छिपकर वो किसी भी प्रॉब्लम से बच सकता है। पर इस जगह की इकलौती प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा है। शायद लिंसे और बिग इडियट भी सब ज़ॉम्बीज को संभालने के लिए काफी नहीं होंगे। इसी दौरान कुछ लोग बालकनी पर खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें स्क्रॉल लेने के लिए म्यूजियम जाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पूरी जगह को कवर करने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं। लिंसे बस उन लोगों को देख रहा है और उनके होठों को पढ़ता है। लिंसे सोचता है कि अगर वो इन लोगों के प्लान में शामिल हो सकता है तो ये उसे काफी परेशानी से बचा सकता है। फिर सीन एक शॉपिंग मॉल की तरफ शिफ्ट होता है। एक आदमी सभी को भाषण देते हुए कह रहा है कि ये डिसाइड किया गया है। दरअसल इस लड़के का नाम गोडॉन है और वो कहता है कि हमें मिशन शुरू करने से पहले 200 हथियारों से लैस लोगों का इंतजार करना होगा। हालांकि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वे इतनी देर नहीं रुक सकते क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत ताकत है। सभी लोग भूखे हो रहे हैं और उन्हें नए आइटम हासिल करने के लिए ज़ॉम्बीज का शिकार करना होगा। अचानक एक विद्रोही को चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। एक औरत उसे गाली देती है और कहती है कि वो विद्रोह करने की कोशिश करना बंद करे। लेकिन वो आदमी थप्पड़ खाने के बाद मिनेजिंग से कहता है कि तुम्हें घमंड है कि तुम्हारे पास एक ब्रॉन्ज लेवल का आइटम है। तुम्हें अपना घमंड छोड़ देना चाहिए और मेरे प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। पर लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो। लेकिन वो आदमी लड़की को बेवकूफ कहता है और कहता है कि वो जल्द ही उसे गिरा लेगा और उसके साथ जो चाहेगा करेगा। लेकिन लड़की उस आदमी से कहती है कि पहले एक आईना ढूंढे और अच्छे से देखे कि क्या ये पॉसिबल है। उसके दोस्त बस हंसते हैं, पर लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि वो सब फ्यूचर में मुझे दोष नहीं दे सकते। जब सब बहस कर रहे होते हैं, गोडॉन नीचे आता है और उन्हें कहता है कि लड़ाई बंद करो और उसकी बात सुनो। तभी कोई दरवाजे पर खटखटाता है। ये तो हमारा लिंसे और बिग इडियट है। ऐसा लगता है जैसे ही लिंसे गोडॉन को देखता है, उसे कुछ याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने गोडॉन को तभी देखा था जब वो स्क्रॉल एक्टिवेट कर रहा था। उसी पल एक लड़की लिंसे से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। लिंसे शांति से उनके पास जाता है। गोडॉन लिंसे से उसका नाम पूछता है और वो रीपर क्लब में क्यों आया है। गोडॉन ये इसीलिए जानना चाहता है क्योंकि वो लिंसे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। और गोडॉन के लिए सबसे अजीब बात यह है कि लिंसे के बगल में जो आदमी खड़ा है उसका नाम बिग इडियट क्यों है, जबकि उसका लेवल 4 है। लिंसे कहता है कि मैंने यहाँ बहुत से लोग देखे थे और मैं जानना चाहता था कि क्या मैं उनके साथ जुड़ सकता हूँ। गोडॉन मुस्कुराता है और कहता है कि बेशक। गोडॉन खुद को क्लब का प्रेसिडेंट बताता है। लिंसे हाथ मिलाता है और झूठ बोलता है कि उसका नाम लिनलू है। फिर लिंसे बिग इडियट का परिचय देते हुए कहता है कि ये अफसोस की बात है, पर यह गूंगा है और हमेशा एक बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता है। अब लिंसे सोचता है कि गोडॉन काफी बेवकूफ है और इसे बातों में बहलाना आसान लगता है। लिंसे बिग इडियट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि हम अब इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लिंसे ने नहीं सोचा था कि यहाँ घुसपैठ करना इतना आसान होगा। फिर एक कमरे में गोडॉन कहता है कि क्योंकि वे नए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या करना पसंद है। लिंसे कहता है कि उसे ज़ॉम्बीज मारने और स्ट्रांग होने में मजा आता है और इसी कारण से मैं एक बड़े ग्रुप में शामिल होना चाहता था। गोडॉन एक्साइटेड होकर कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास कई स्किल बुक्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लिंसे थोड़ा कंफ्यूज होकर महसूस करता है कि ये आदमी कितना दयालु है। लिंसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन गोडॉन जोर देते हुए कहता है कि अब हम दोस्त हैं। वो एक किताब टेबल पर रखता है जिसे देखकर हमारा लिंसे इम्प्रेस होता है कि ये सच में कुछ अच्छा है। ये एक बर्जर्क स्किल बुक है। ये एक स्किल है जो आपको बर्जर्क बना देती है। बर्जर्क का मतलब ताकत और गुस्से में बेकाबू हो जाना। साथ ही ये स्किल आपके स्टेटस 2 मिनट के लिए 50% बढ़ा देती है। लिंसे जानता है कि ऐसे 2 मिनटों तक अपना कंट्रोल खोना इस दुनिया में एक ज़ॉम्बी बनने जैसा है। इसके अलावा जब एक इंसान बिना अपना कंट्रोल खोए नॉर्मली सोचता है तो वो आम तौर पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। गोडॉन जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि इस स्किल के साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, लेकिन एक होपलेस सिचुएशन में ये आपकी जान बचा सकता है। हालांकि गोडॉन
अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी इतनी खतरनाक स्किल यूज नहीं करूंगा, इसलिए ये दूसरों को देना ज्यादा बेहतर है। लिंसे किताब बंद करता है और कहता है कि वो गोडॉन की सच्चाई महसूस करता है और दिल से गोडॉन को धन्यवाद करता है। फिर लिंसे पूछता है कि क्या कुछ और कहने को है, क्योंकि वो और बिग इडियट वापस ज़ॉम्बी मारने के लिए रेडी है। हालांकि गोडॉन को कुछ याद आता है और वो लिंसे को 1 मिनट रुकने को कहता है। लिंसे पूछता है कि क्या हुआ, और गोडॉन कहता है कि उसके पास एक और गिफ्ट है, उसके पास एक कार्ड है जिसमें खाना है, और लिंसे से पूछता है कि क्या हम साथ खा सकते हैं। हालांकि गोडॉन ने उसे पहले ही अपनी स्किल बुक दे दी थी, जो कि इतनी भी अच्छी नहीं थी। फिर भी गोडॉन नहीं चाहता था कि लिंसे उससे नफरत करे। लिंसे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे और बिग इडियट को ज़ॉम्बीज मारकर लेवल अप करना है। गोडॉन सोचता है कि कहीं लिंसे उससे नफरत तो नहीं करता है, जबकि असल में लिंसे को वो बुक बहुत पसंद आई थी, लेकिन लिंसे और बुक मांगने में हिचकिचा रहा था। हालांकि गोडॉन लिंसे का हाथ पकड़ता है और उसे कार्ड दे देता है और कहता है कि वो इसे तब यूज करे जब वो भूखा हो। बट लिंसे के पास पहले से ही बहुत सारा खाना है, फिर भी लिंसे वो कार्ड ले लेता है और उसे धन्यवाद कहता है। इसके बाद लिंसे जाने लगता है। तब गोडॉन लिंसे से कहता है कि अगर कभी कुछ चाहिए हो तो बस उससे बात करने आ जाना। फिर लिंसे वहां से जाते वक्त सोचता है कि गोडॉन इतना बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि लिंसे को वो घटिया स्किल वाली बुक पसंद आई। हालांकि गोडॉन को सच में नहीं पता कि लिंसे कितना क्रूल है। अचानक एक सिगरेट पीता हुआ आदमी लिंसे के सामने आकर उसे वार्निंग देता है कि तुम गोडॉन से दूर रहो, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो भले ही तुम स्ट्रांग हो। वैसे आदमी ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि बिग इडियट आदमी का हाथ खींचकर उसे धक्का देता है। लिंसे बिग इडियट से पूछता है कि उसे ये करने में इतना टाइम क्यों लगा। आदमी हंसता है और बिग इडियट से पूछता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बड़े होने की वजह से तुम स्ट्रांग हो? लेकिन बिग इडियट जमीन पर पांव मारता है और पहले गद्दे की पिटाई कर देता है, फिर उनमें से एक और को परलोक भेज देता है। लिंसे पूछता है कि क्या किसी को और कुछ कहना है। अब जाहिर है कि बाकी लोग अपने हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं, नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। जब वो अपने बॉस को भागते हुए देखते हैं तो उनमें से एक कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एक और आदमी यानी लिंसे गोडॉन की तरफ आ गया है, खासकर जब उसने गोडॉन के एक ओपोनेंट को मार डाला। जाहिर है गॉर्डन को तुरंत इस बारे में पता चल जाता है। गोडॉन चौंक जाता है कि लिंसे ने कमरे से बाहर निकलते ही किसी को मार डाला है। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि शायद लोगों को मारने वाला लिंसे ही है, क्योंकि उसके पास एक आदमी था जिसे बिग इडियट कहते हैं। गोडॉन मुस्कुराता है और कहता है कि लिंसे ने उस पर बड़ा एहसान किया है। जियाटे को मरा हुआ देख गोडॉन समझता है कि लिंसे उसकी मदद करना चाहता है और सोचता है कि लिंसे उसके ग्रुप के लिए एक वैल्यूएबल मेंबर होगा। गोडॉन अपने आदमी से जियाटे को दफनाने और उसके इक्विपमेंट ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ बांटने का ऑर्डर देता है। गोडॉन वहां से निकलते हुए खुद से कहता है, आज का दिन परफेक्ट है। लेकिन हमारा लिंसे तो ज़ॉम्बीज का शिकार करने की बजाय एक छोटे से कमरे में बैठकर बुक पढ़ रहा है। लिंसे सिस्टम से पूछता है कि क्या बिग इडियट उस बरसरकर मोड में मुझ पर हमला कर सकता है। सिस्टम कहता है, नहीं, क्योंकि बिग इडियट की लॉयल्टी उसके होश में रहने से अलग है। लिंसे समझता है कि बिग इडियट एक शानदार साथी होगा। लिंसे उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए अगर बिग इडियट पागल हो भी जाए तो भी उसे किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लिंसे बिग इडियट को बुक देता है और उसे इसे पढ़कर सही तरीके से सीखने के लिए कहता है। बिग इडियट जवाब में लिंसे के चेहरे पर डकार मार देता है। लिंसे खड़ा होकर उसे देखता है और समझता है कि बिग इडियट ने इसे सीख लिया है। जितना लिंसे ने सोचा था, यह बिग इडियट उससे कहीं ज्यादा काम का है। लिंसे खड़ा होता है और कहता है कि अब उनके जाने का समय है, क्योंकि मोडू म्यूजियम में बहुत कुछ इकट्ठा करना है। सीन चेंज होता है और लिंसे एक कमरे में पहुंचता है जहां दरवाजे पर गेम स्टोर लिखा है। लिंसे दरवाजे की ओर बढ़ता है और सिस्टम उसे शुभकामनाएं देता है। जैसे ही लिंसे कमरे में एंटर करता है, उसके सामने कई विंडो खुलती हैं। वहां हथियारों, एक्सेसरीज, मास्क और दूसरी चीजों के लिए विंडो है। लिंसे के पास 6000 कॉइन है और लिंसे जानता है कि आमतौर पर 2000 कॉइन में एक अच्छा ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट खरीदा जा सकता है। अभी उसे पैंट, ग्लव्स और चेस्ट के लिए एक पीस चाहिए। जैसे ही लिंसे शांति से अपनी खरीदारी कर रहा होता है, तभी अचानक एक हाथ विंडो से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ता है। लिंसे टाइम पर बच जाता है और महसूस करता है कि वो बाल बाल बचा। लिंसे ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी, तो शायद सिस्टम में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है। अचानक वो ज़ॉम्बी विंडो से बाहर निकलने लगता है। लिंसे को यह अजीब लगता है, क्योंकि लिंसे अपनी पिछली जिंदगी में कई बार इस स्टोर में आ चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लिंसे ज़ॉम्बी के पास आता है और उसके चेहरे पर वार करता है। फिर लिंसे सिस्टम से कहता है कि ज़ॉम्बी से मिलने वाले लूट को इकट्ठा करो,
जब लिंसे बॉक्स खोलता है तो उसे एक टॉयलेट पेपर का रोल मिलता है। लगता है लिंसे ने अपने 6000 गोल्ड कॉइन पता नहीं कहाँ बर्बाद कर दिए हैं और अब वो खड़ा होकर ये सोच रहा है कि क्या हुआ। अगले पल लिंसे खुद को रिसोर्सेज से भरे एक घर में पाता है। वो कुछ उठाता है और कहता है कि वो देखने जा रहा है कि बिग इडियट बाहर क्या कर रहा है। बिग इडियट बाहर सबको संभाल रहा है जो पास आ रहा है। लिंसे इधर उधर घूमते हुए डिफरेंट आइटम इकट्ठा करता है। उसे एक तलवार की अंगूठी मिलती है और सिस्टम उसे बधाई देता है। सिस्टम बताता है कि ये नई आइटम उसकी मौजूदा तलवार के साथ फ्यूज हो सकती है। उसके पास एक स्केयरक्रो भी है जो पास के ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है। उसे एक और चीज मिली जो है बॉक्सिंग ग्लव, जो उसके हमलों के डैमेज को एक्स्ट्रा 5% बढ़ा देता है। इसके अलावा एक लंबी तलवार है जो उसे 3 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पॉइंट देती है। लिन से ग्लव पहनता है और सिस्टम पूछता है कि क्या वो 2 तलवारों को फ्यूज करना चाहता है। लिन से जानता है कि फ्यूजन फंक्शन में मुश्किल से ही खराब नतीजे निकल सकते हैं। हालांकि लिन से उन्हें फ्यूज करने का फैसला करता है क्योंकि ज़ॉम्बीज स्ट्रांग होते जा रहे हैं और उसे नए हथियार चाहिए। सिस्टम कहता है कि उसे 30 मिनट इंतजार करना होगा। लिंसे खाने के लिए बैठता है और आखिर में उसे एक बेहतर हथियार मिलता है। ये एक डिकैपिटेशन तलवार है जो हर बार दुश्मन को खत्म करने पर उसकी हमले की स्पीड बढ़ाती है। लिंसे सोचता है कि मैं सच में काफी लकी हूँ। फिर लिंसे बिग इडियट को बुलाता है और कहता है कि अब हम बुक स्टोर की ओर जा रहे हैं। लिंसे बिग इडियट को ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए भेजता है जबकि वो खुद पीछे से घात लगाकर उन्हें मारता है। इसके साथ ही लिंसे लेवल 9 पर पहुंचता है और अब उसे लेवल 10 तक पहुंचने के लिए 1000 एक्सपी चाहिए। लिंसे बिग इडियट को बुलाता है और कहता है कि अब हम छत को साफ करने जा रहे हैं। आधे घंटे बाद लिंसे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करता है और बिग इडियट से कहता है कि बरसरकर मोड को एक्टिव करें। तुरंत बिग इडियट चिल्लाता है और उसकी शर्ट फट जाती है। लिंसे उसे ऑर्डर देता है कि वो चारों ओर जो भी ज़ॉम्बीज है उन सबको खत्म कर दे। बिग इडियट अकेले ही सबको खत्म कर देता है जबकि हमारा लिंसे आराम से चाय पीते हुए देखता है। लिंसे समझता है कि जितना उसने सोचा था ये बरसरकर मोड उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये मोड ज़ॉम्बीज की नेचुरल स्किल को बरसरकर मोड के साथ मिलाकर उसकी ताकत दोगुनी कर देता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऐसे ज़ॉम्बीज के लिए जो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर करता है। इसके बाद बिग इडियट अपने कूल डाउन पीरियड में एंटर करता है। बरसरकर स्किल खत्म हो जाती है और वो थक कर गिर जाता है। फिर वो एक रिकवरी स्टेट में जाता है जहां वो 30% तेजी से खाता है। लिंसे एक पोषण उसके मुंह में डालता है और ऑटो लूट के दौरान एरिया में सब कुछ इकट्ठा करता है। एक सिल्वर चेस्ट पीस आइटम है जो उसके आसपास एक बैरियर बनाता है। जब लिंसे पर हमला किया जाता है एक और आइटम है पोषण जो कुछ मिनटों के लिए उसकी एनर्जी को फिर से भरता है। लिंसे एक स्क्रॉल का यूज करता है ताकि खून की अंगूठी को मजबूत कर सके। ये आइटम अपग्रेड होता है और लिंसे को इससे ज्यादा ताकत, फिजिकल पावर और एनर्जी सोखने की एबिलिटी मिलती है। लिंसे इसी तरह आगे बढ़ता है, ज़ॉम्बीज को मारता है, आइटम इकट्ठा करता है और लेवल अप होता है। लिंसे अपने एट्रीब्यूट चेक करता है और समझता है कि वो अब एक दूसरे एरिया में जाने के लिए तैयार है। वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे खोलता है और एक पूरी तरह से बर्बाद हुआ कमरा देखता है। लिंसे जानता है कि ऐसा कुछ सिर्फ एक ज़ॉम्बी बॉस ही कर सकता है। लिंसे नहीं जानता है कि ये ज़ॉम्बी कौन है। लिंसे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता क्योंकि उसके पिछली जिंदगी में इस ज़ॉम्बी बॉस को पहले ही मार दिया गया था। हालांकि जब लिंसे मुड़ता है तो उसे सामने शहर का शॉपिंग मॉल दिखाई देता है। लिंसे दरवाजा खोलता है और सिस्टम उसे बधाई देता है। उसे स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम उसे इन्फॉर्म्ड करता है कि वो यहाँ एक दिन में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। उसके साथ ही लिंसे का स्वागत किया जाता है क्योंकि वो पहला इंसान है जो इस स्टोर में एंट्री करता है। लिंसे को बताया जाता है कि उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। फिर लिंसे बिग इडियट को हमेशा की तरह बाहर नजर रखने को कहता है जबकि वो खुद अंदर का जायजा लेता है। स्टोर उसका स्वागत करता है और वो प्रोडक्ट्स को देखने का फैसला करता है। स्टोर में लड़ाई न करने की वार्निंग्स दी जाती हैं। लिंसे लकी है कि बिग इडियट बाहर पहरा दे रहा है। लिंसे आइटम्स को चेक करता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। लिंसे ने बहुत ज्यादा चीजें जमा कर ली हैं और उसके पास हर आइटम के एक 100 से ज्यादा स्टॉक है। इसलिए लिंसे सिस्टम को बंद करने का फैसला लेता है क्योंकि यहाँ कुछ भी यूएसफुल नहीं है। हालांकि स्टोर उसे वार्निंग देता है कि वो अनसैटिस्फाइड है, इसलिए उसे और महंगे आइटम्स दिखाए जाएंगे। सिस्टम लिंसे का शहर के एक सम्मानित मेंबर के तौर पे स्वागत करता है। स्टोर में एक डिस्प्ले शो होती है जिसमें रिस्पेक्टफुल क्रेस्ट, एक ऑनर्डर की यूनिफॉर्म और एक गार्जियन का निशान दिखाया जाता है। लिंसे के पास 6000 गोल्ड कॉइन है और वो पहले इंसान के तौर पे 50% डिस्काउंट का फायदा उठाने का फैसला करता है। सबसे अच्छा ऑप्शन यूनिफॉर्म है, इसलिए वो उसे तुरंत खरीद लेता है।
पैसा खत्म हो जाने के कारण लिंसे सिस्टम से कहता है कि उसकी शॉपिंग हो गई है। यूनिफॉर्म में एक कंफ्यूज्ड करने वाली एबिलिटी है जो लिंसे के दूसरे सभी इक्विपमेंट को छुपाती है। साथ ही ये सेल्फ क्लीनिंग, टेम्परेचर कंट्रोल और दूसरे फिजिकल कामों को भी मैनेज करती है। इसके अलावा जो कोई भी ये यूनिफॉर्म पहनने वाले पर हमला करेगा उसके एट्रीब्यूट परसेंट तक कम हो जाएंगे और ये इफेक्ट 5 मिनट तक रहेगा। आखिरी में यूनिफॉर्म उसे ऐसे मिशन बनाने की परमिशन देती है जो दूसरे लोग पूरी कर सके। लिंसे यूनिफॉर्म पहनता है और कंफ्यूज एबिलिटी को एक्टिव करता है। अब उसका कवच यूनिफॉर्म के नीचे छिपा हुआ है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे 30 मिनट से ज्यादा समय हो गया है, इसलिए अब उसे बाहर जाना पड़ेगा। लिंसे बिग इडियट को पकड़ता है और कमरे से बाहर निकलता है। बाहर जाते ही लिंसे बिग इडियट से कहता है कि सभी को खत्म करने का मिशन एक्सेप्ट कर ले। सिस्टम क्लियरली बताता है कि यह मिशन समझ नहीं आया। फिर लिंसे कहता है कि लीजेंडरी रैंक बॉस को मारने का मिशन एक्सेप्ट करे, लेकिन सिस्टम इसे भी मना कर देता है। तब लिंसे पूछता है कि क्या बुक स्टोर बॉस को मारना पॉसिबल है। मिशन पास हो जाता है और लिंसे इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा लगता है कि सिस्टम बिग इडियट को एक प्लेयर समझता है, इसलिए लिंसे इस मिशन को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक कपल एक कमरे में छिपा हुआ है। लड़की पूछती है कि क्या हमें यहाँ कोई ढूंढ तो नहीं लेगा, और लड़का कहता है नहीं को। हालांकि ठीक उनके पास एक लाल आंख उन्हें देख रही है। बेचारी लड़की चिल्लाती है। लड़का लड़की गले लगाकर कहता है कि अब और शोर मत करो, लेकिन ये एक डरावना लाल मॉन्स्टर है और मुझे लगता है कि उनका मरना तय है। मॉन्स्टर लड़के का चेहरा चाट लेता है, जबकि वो लड़का डर के बारे लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए भागता है और श्याओमी से कहता है कि उन्हें बचना होगा। वो सुरंग के आखिर में रोशनी देखता है। हालांकि मॉन्स्टर लड़की की टांग को पकड़कर उसे खींच लेता है और लड़के को उसे लड़की को बचाने का भी समय नहीं मिला और वो लड़की खत्म हो गई। वैसे मुझे लगा कि लड़का कायर बनकर भाग जाएगा, लेकिन वो लड़ने के लिए वापस आता है। फिर समय बीतता है। हमारा लिंसे और बिग इडियट कमरे में एंटर करते हैं। लाल मॉन्स्टर अभी भी उस कपल को खा रहा था। लिंसे ये देखकर कहता है कि कमजोर लोगों के लिए अपोक्लिप्स में मरना एक तरह की आजादी है और अगर वे जिंदा रहेंगे तो सिर्फ दर्द सहेंगे। तभी लिंसे उस लाल मॉन्स्टर को देखता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि यह मॉन्स्टर एक ज़ॉम्बी है जिसने अपना प्रोफेशन बदला है जैसे कि इंसान करते हैं। जाहिर है ज़ॉम्बी बॉस अपने प्रोफेशन को नॉर्मल ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा तेजी से बदलते हैं। आमतौर पर इस तरह के मॉन्स्टर इंसानों के दिमाग खाकर ज्यादा होशियार बन जाते हैं। लिंसे के सामने एक ब्रॉन्ज रैंक का मॉन्स्टर बॉस। इस मॉन्स्टर के पास बहुत सारे स्टेटस हैं। ये लेवल 10 पर है और इसके पास कई एबिलिटी हैं। मॉन्स्टर लिंसे को उलझन में देखता है। वो इधर उधर दौड़ने लगता है। सिस्टम फिर वार्निंग देता है कि ज़ॉम्बी का पता चल गया है और एक मिशन एक्टिवेट हो गया है। मिशन का नाम है ट्रैकर का गुस्सा। ऐसा लगता है कि ये आदमी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर था जिसको लाइब्रेरी में परेशानी का सामना करना पड़ा और मॉन्स्टर बनने के बाद इसने उन सभी को मारने का डिसाइड किया जो किताबें पढ़ते थे। मॉन्स्टर की लड़ाई को समझने के लिए लिंसे पहले बिग इडियट को भेजता है। बिग इडियट पास आता है और ऊपर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि जैसे ही हमला मॉन्स्टर को लगने वाला होता है, मॉन्स्टर गायब हो जाता है। वो एक छाया में बदलकर कमरे के दूसरी ओर आ जाता है। वो पीछे से बिग इडियट की ओर बढ़ता है ताकि उसकी गर्दन पर हमला कर सके। हालांकि उसी समय लिंसे मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर के हाथ पर वार करता है। लिंसे पीछे से चुपके से आता है और कहता है ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही लिंसे वार करने जाता है, मॉन्स्टर 2 और हाथ उगा लेता है और हमले को रोकता है। लेकिन फिर लिंसे अपनी डबल स्लैश को एक्टिव करता है और 2 और हाथ काट देता है। बेचारा छोटा मॉन्स्टर मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग जाता है। लिंसे कहता है कि यह तो बहुत आसान था। लिंसे 3 तक गिनता है और अपने टारगेट बूट्स को एक्टिव करता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर पास आता है, वो अपनी बूमरैंग तलवार फेंकता है। जब वो तलवार मॉन्स्टर पर लगती है तो लिंसे विस्फोटक स्लैश को एक्टिव करता है, जिससे मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। लिंसे को ज्यादा एक्सपीरियंस और एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट मिलता है, पर प्रॉब्लम यह है कि लिंसे लेवल 10 तक ही लिमिटेड रहेगा जब तक वो अपना प्रोफेशन नहीं बदलता। जैसा कि उसके पास पहले से ही जरूरत की जितनी पावर है, सिस्टम उसे एक नया हैक देता है जो उसे लेवल 10 तक पहुंचने पर मिलता है। लिंसे सोचता है कि यह नया हैक क्या होगा और सिस्टम तुरंत उसे दिखाता है यांग यांग टैलेंट, जो उसे 2 प्रोफेशन रखने की परमिशन देता है। लिंसे की तारीफ की जाती है और लिंसे मुस्कुराते हुए सोचता है कि इस तरह से शायद वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। लिंसे ने समझ लिया कि यह हैक बाकी प्लेयर्स के लिए काफी अनफेयर है। लिंसे कुछ ज़ोंबीज की आवाज सुनता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पाइक एबिलिटी एक्टिव करता है।
जिससे सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लिंसे अपनी छड़ी उठाता है और बिग इडियट से कहता है कि हमें ऊपरी मंजिल पर जाना चाहिए। लिंसे सीढ़ियां चढ़ता है और कुछ ज़ॉम्बीज को देखता है और बिग इडियट को उन्हें निपटाने का ऑर्डर देता है। लिंसे अच्छा प्रोफेशन ढूंढ रहा है, शैडो फैंटम प्रोफेशन, जो उसकी ताकत और स्पीड को बढ़ाता है। इसलिए लिंसे को एक और प्रोफेशन चाहिए जो उसके फिजिकल और मेंटल स्टेटस को बढ़ाता हो। पर प्रॉब्लम यह है कि लिंसे को पता है कि ड्रैगन सिटी में इन सो कॉल्ड सुपर प्रोफेशन में से कोई भी नहीं है। लिंसे उन आइटम्स को देखता है जो बिग इडियट से मिले थे और एक हरा हथौड़ा बिग इडियट देता है। फिर वो सिल्वर स्टाफ खोलता है और एक वॉर पैंट्स का सेट लेता है। ये नेगेटिव इफेक्ट को 20% तक कम कर देता है और लिंसे इन्हें तुरंत पहनता है। लिंसे बिग इडियट से कहता है कि वो उन ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी को इकट्ठा करें जिनको मैंने स्पाइक एबिलिटी से मारा है, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। लिंसे महसूस करता है कि क्योंकि शुरुआती समय अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रोफेशन चेंज फिलहाल अवेलेबल नहीं है। इसलिए लिंसे डिसाइड करता है कि वो अपना टाइम ऑडिटोरियम के लोगों से मिलकर उन्हें चेक करने में बिताएगा। बाहर ज़ॉम्बीज का झुंड दरवाजे पर जमा है। ऐसा लगता है कि मानवा आर्टिस्ट ने फिर से नशे कर लिए हैं, क्योंकि उसने गोडॉन के बालों का कलर चेंज कर दिया है। लिंसे पूछता है कि क्या हम म्यूजियम पर हमला कर सकते हैं। गोडॉन जवाब देता है कि अगर लिंसे 200 मेंबर्स के साथ जाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। गोडॉन खुश है क्योंकि अगर ये प्लान काम करता है तो कोई भी उसके साथ प्रेसिडेंट बनने का कंपटीशन नहीं करेगा। गोडॉन फिर एक बड़ी स्पीच देता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज हम एक बड़ी लड़ाई का सामना करेंगे। वे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए पूरे ग्रुप को म्यूजियम के अंदर तैनात करेंगे। सभी नए इक्विपमेंट पाने और लेवल अप करने के लिए एक्साइटेड हैं। लिंसे को एहसास होता है कि इन लोगों को नहीं पता कि ये तो बस अपोक्लिप्स का शुरुआती टेस्टिंग टाइम है और ये खत्म होगा और असली अपोक्लिप्स शुरू होगा तो चीजें कितनी खतरनाक हो जाएंगी। अचानक भीड़ आपस में झगड़ने लगती है। हर कोई किसी और के इक्विपमेंट को चुराना चाहता है। फिर से वे म्यूजियम के सामने इकट्ठा ज़ॉम्बीज के विशाल झुंड को देखते हैं। गोडॉन पूछता है कि क्या लिंसे को सच में यकीन है कि प्लान काम करेगा। लिंसे हाँ कहता है। अगर सभी लोग जल्दी से चलेंगे तो कोई भी घायल या मरेगा नहीं। वो गोडॉन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे इस मौके का फायदा उठाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। गोडॉन कहता है कि वो समझता है और अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। ग्रुप तैयार होने का इशारा देता है। लिंसे सभी को बताता है कि मैं सबसे तेज हूं और मैं ज़ॉम्बीज की पहली लहर को अट्रैक्टेड करूंगा। लिंसे गोडॉन की मदद करने के लिए बिग इडियट को पीछे छोड़ देगा, जिसे गोडॉन धन्यवाद कहता है। अब प्लान शुरू करने और प्रोफेशन चेंज हासिल करने का समय है। लिंसे दौड़ने लगता है और ग्रुप उसे शुभ कामनाएं देता है। लिंसे दौड़ते हुए कुछ ज़ॉम्बी मीट ले लेता है, जो सभी ज़ॉम्बी को उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। ग्रुप इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप अंदर चला जाता है। लिंसे मीट दूसरे लड़के को देता है और उसे बताता है कि वो दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज को संभालेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मिशन था और वे अच्छे रिवॉर्ड हासिल करेंगे। वो बेचारे लड़के इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनके लगभग आंसू आ जाते हैं। जाहिर है लिंसे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्टेड करने में समय नहीं बर्बाद कर सकता, क्योंकि उसे लेवल अप करना है। इसलिए वो आगे बढ़ता है और बहुत से ज़ॉम्बीज को काट डालता है। कुछ समय बाद वो एक कमरे के पास पहुंचता है। लिंसे को पता था कि यहीं क्लास चेंज स्क्रॉल रखा गया था। उसके पिछली जिंदगी में कई लोगों ने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन इस बार ये लिंसे का होगा। लिंसे कांच को पंच करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो ब्रूसली स्टाइल में लगातार पंच करता है और कांच में दरारें आ जाती हैं। बहुत एनर्जी खर्च करने के बाद कांच टूट जाता है। लिंसे को एक अजीब स्क्रॉल मिलता है और 500 प्रेस्टीज पॉइंट हासिल करता है। फिर सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो स्क्रॉल को एक्सेप्ट करना चाहता है। लिंसे इसे एक्सेप्ट करता है और हाथ रखता है और तुरंत एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां लिंसे खुद को आग के बीच पाता है। वो एक दीवार के पास जाता है और एक पोर्टल से गुजरता है, जिससे प्रोफेशन चेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लिंसे को 3 चैलेंज पूरे करने होते हैं और इस जगह में उसकी सारी एबिलिटी इनएक्टिव हो जाती है। यहाँ समय अलग तरह से चलता, लेकिन उसके पास एक हैक है और वो प्राचीन पूर्वजों का टेस्ट एक्टिव कर देता है। अब ना ही सिर्फ उसे एक नई क्लास मिलेगी, बल्कि एक नया हैक और एक छोटी खजाने की पेटी भी मिलेगी। जाहिर है उसे एक अलग क्लास भी दी गई है, जो हजारों साल पहले की है। लिंसे जानता है कि फैंटम असैसिन प्रोफेशन कुछ हजार साल से ही है, इसलिए ये दूसरी क्लास ज्यादा दिलचस्प लगती है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं देता और गायब हो जाता है। उसे कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तो वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब पहला टेस्ट शुरू होता है। सिस्टम उसे ऑर्ब पर हाथ रखने को कहता है। जैसे ही उसने ऑर्ब को छुआ, अंदर का एनर्जी फ्लो बदल जाता है और एक लाल ऑरा बाहर निकलने लगता है। अचानक लिंसे महसूस करता है कि अजीब एनर्जी उसके शरीर में समा रही है। अगले पल जब उसने अपनी आंखें खोली
तो वो खुद को एक बहुत अजीब जगह पाता है। लिंसे झुककर एक खून जैसे लिक्विड में हाथ डालता है। लिंसे उसमें चलते हुए एक तूफान को ऊपर उठते हुए देखता है। उसके पिछली जिंदगी में लिंसे को इस टेस्ट को पास करने में बहुत समय लगा था और लिंसे सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नफरत के कारण ही जिंदा बचा था, क्योंकि लिंसे उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन अब लिंसे वो पहले वाला इंसान नहीं है। तूफान लिंसे के ऊपर आ जाता है और खून का स्तर बढ़ता जाता है, लेकिन लिंसे स्थिर रहता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। काफी समय बीतने के बाद भी लिंसे सीधा खड़ा रहता है। असल में ये एक भावनाओं के खिलाफ जिंदा रहने का टेस्ट था और लिंसे ने इसे आसानी से पास कर लिया। ऊपर से एक आवाज आती है जो कहती है कि उसने जो किया वो काफी है और उसे लौटने के लिए कहती है। जब लिंसे गुफा में वापस आता है तो सिस्टम उसे दूसरे टेस्ट के लिए जाने को कहता है। दूसरे टेस्ट का पोर्टल सामने आता है। लिंसे उसमें एंटर होता है और स्पेस जैसी जगह में चलने लगता है। चलते हुए एक आवाज उसे हार मानने को कहती है, ये कहते हुए कि जैसे ही तुम बेहोश होगे तुम तीसरे टेस्ट में चले जाओगे। लिंसे का शरीर इस एनवायरनमेंट के दबाव को महसूस करता है। जितना ज्यादा वो चलता है उतना बेहतर प्रोफेशन और स्टेटस उसे मिलते हैं। लिंसे जानता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने जो दर्द सहा और जितने लोगों का उसने सामना किया, इन सब के बाद वो हार नहीं मान सकता। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसके पीछे एक गोल्डन लाइट चमकती है। जब वो मुड़ता है तो ऐसा लगता है कि उसने यहाँ का एग्जिट ढूंढ लिया है। ऐसा लगता है कि इस जिंदगी में लिंसे सच में आखिर तक पहुंच गया है। लेकिन पहली बार लिंसे एक बच्चे की तरह रोने लगता है, क्योंकि अब उसने सच में कुछ हासिल किया है। लिंसे को दूसरा टेस्ट पास करने के लिए बधाई दी जाती है और अब आखिरी टेस्ट का समय है। जाहिर है आखिरी टेस्ट सबसे मुश्किल होगा, लेकिन बिना किसी झिझक के लिंसे पोर्टल में एंटर होता है और एक गुफा में पहुंचता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे गार्डियन को हराना होगा। लिंसे अपनी तलवार निकालता है और इंतजार करता है। जल्द ही गुफा के अंदर हवा में एक अजीब हलचल होती है। तभी एक छोटी काली बिल्ली कूद कर बाहर आती है। लिंसे कहता है कि मैंने सोचा था कि ये एक बड़ा बॉस होगा, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है। लिंसे निराश होता है और कहता है कि मैंने इतना इंतजार किया और अब मेरे सामने ये आया है। पहले इस बिल्ली ने लिंसे को बहुत परेशानी दी थी और लिंसे को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस जिंदगी में अपनी नई एबिलिटी के साथ ये उतना मुश्किल नहीं होने वाला है। लिंसे अपनी आंखें बंद करता है और कुछ महसूस करता है। वो गोल्डन लाइट ऊपर से उसकी ओर आ रही है, लेकिन लिंसे तैयार था और एक तेज वार से उसने बिल्ली को मार गिराया। इस बिल्ली ने जो घाव उसे पहले दिया था, अब लिंसे ने वही घाव उसे वापस कर दिया। खैर, बिल्ली गिरकर मर जाती है। लिंसे ने आखिरकार तीसरा टेस्ट पास कर लिया। फैंटम असैसिन के लिए क्लास बदलने वाला स्क्रॉल दिखाई देता है, लेकिन ये अजीब है कि लिंसे अभी भी इसी कमरे में है। लिंसे को समझ नहीं आता है कि ये किसी तरह का बोनस है या उसके हैक की वजह से वो फंस गया है। लिंसे चारों ओर देखने लगा और सिस्टम से पूछने लगा कि क्या ये उसकी गलती है। तभी उसने नोटिस किया कि उसने स्क्रॉल की असली पावर अभी हासिल नहीं की है। लिंसे ने इसे एक्टिव करने का फैसला किया ताकि देख सके कि कुछ और होता है या नहीं। उसने सिस्टम से पूछा कि उसे अब कहां जाना है, लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। लिंसे को एहसास हुआ कि स्क्रॉल किसी तरह उसके हैक में इंटरफियर कर रहा है। उसने कमरे की तलाशी जारी रखने का फैसला किया। गुफा के चारों ओर देखते हुए उसे एक अजीब दरार दिखाई दी। जब उसने अपनी उंगली से इसे छुआ तो एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। अचानक एक बैल और एक फीनिक्स की इमेज दिखाई दी। वही सेम निशान जो स्क्रॉल पर थे। वो इमेज दीवार पर स्टेबल हो गई और जमीन हिलने लगी। वो अजीब सी इमेज धीरे धीरे एक छोटे दरवाजे में बदल गई। लिंसे दरवाजे के पास गया और उसे खोला। अंदर एक गोला और एक और स्क्रॉल था। उसने स्क्रॉल उठाया और उसे खोला, जिसमें लिखा था, शायद यूं ये स्क्रॉल एक प्राचीन सम्राट का आखिरी टेस्ट था जिसे बहुत पहले मार दिया गया था। लिंसे ने पढ़ा कि इस इमेज पर हाथ रखना होगा। जैसे ही उसने इसे छुआ, सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म्ड किया कि एक अनजान वंश की खोज हुई है। एनर्जी को एनालिसिस करने के बाद सिस्टम ने लिनसे की प्रोफेशन चेंज की प्रक्रिया शुरू की। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि टेस्ट खत्म हो गई है और उसे सोल्जर लॉर्ड का प्रोफेशन मिलेगा। यह सुनकर लिंसे खुश हो गया, क्योंकि उसे अपने पुराने टैलेंट को बनाए रखने के साथ एक नया टैलेंट भी मिल गया। लिंसे ने मेज पर रखे गोले को उठाया, जो उसके हाथ में समाने लगा। सिस्टम ने इन्फॉर्म्ड किया कि यह आइटम रूप बदल सकता है और दूसरे इक्विपमेंट की एनर्जी को सोख सकता है ताकि यह ज्यादा स्ट्रांग हो सके। लिंसे कुछ ऐसा देखकर हैरान था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो गोला उसके माथे पर कूद गया। सरदर्द और बेहोशी के बाद लिंसे ने फैसला किया कि बहुत समय गुफा में बिताने के बाद अब टेस्ट एंड करना चाहिए। जब लिंसे बाहर आया
तो उसने अपने चारों ओर मरे हुए ज़ॉम्बीज का ढेर देखा। उसके सामने स्क्रॉल था और सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि सोल्जर लॉर्ड का प्रोफेशन हासिल करने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इस नए प्रोफेशन के साथ अब लिंसे को हर लेवल पर एक के बजाय 3 स्ट्रेंथ पॉइंट, 3 फिजिकल पॉइंट और 3 दूसरे एट्रीब्यूट पॉइंट मिल रहे हैं। लिंसे को यकीन नहीं होता कि इन स्टेटस के साथ वो आसानी से किसी भी ज़ॉम्बी आर्मी से लड़ सकता है। इस प्रोफेशन को सबसे पहले हासिल करने के लिए उसे पायनियर अचीवमेंट मिली। लिंसे ने प्रोफेशन का इंस्पेक्शन किया, जिसमें कोई नई बात नहीं थी सिवाय एक मिस्टीरियस तीसरी एबिलिटी के। लिंसे ने अपनी छड़ी उठाई और गोले की पावर का टेस्ट करने का फैसला किया। उसने एक आइटम गोले की ओर फेंका और उसे सोखने का ऑर्डर दिया। गोला चमका और आइटम गायब हो गया। क्योंकि गोले ने बहुत ज्यादा एनर्जी वाले आइटम को सोखा था, इसलिए गोला सिल्वर रैंक में अपग्रेड हो गया। फिर लिंसे ने गोले की पावर चेक करना शुरू किया और अपने हाथ में एक फायर बनाया और गोले को तलवार में बदल दिया और फिलहाल गोले को तलवार के रूप में रखने का फैसला किया। गोले की तलवार का यूज करते हुए लिंसे को उस रूप से जुड़ी 2 नई एबिलिटी मिली। फिर उसने गोले से धनुष में बदलने को कहा। तुरंत गोला पिघलकर एक धनुष बन गया। साथ ही उसके स्टेटस और एबिलिटीज बदल गई। लिंसे इसे डिफरेंट वेपन्स में बदलने लगता है ताकि इसका जादू देख सके। आखिरकार उसकी मेंटल एनर्जी खत्म हो गई और अब लिंसे इसका रूप नहीं बदल सकता है। फिर लिंसे ने आराम करने का फैसला किया। पूरे सर्वर पर एक अनाउंसमेंट हुई कि उसने लेवल 10 हासिल कर लिया है और उसका प्रोफेशन बदल गया है। हर कोई जो मेहनत कर रहा था इस नाम को फिर से पहचान गया। यहां तक कि सबसे डेडिकेटेड प्लेयर्स भी अभी तक लेवल 7 तक नहीं पहुंचे थे। लिंसे ने फिर एनर्जी रिकवरी आइटम्स लिए और एक मेडिसिन पी। पायनियर टाइटल ने लिंसे को 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स, कुछ कॉइन्स और कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट दिए। साथ ही इसने लिंसे के खिलाफ गुस्से वाले ओपोनेंट के स्टेटस 5% तक कम कर दिए। थकावट महसूस करते हुए लिंसे ने सिस्टम से सिल्वर रैंक इक्विपमेंट बॉक्स खोलने के लिए कहा। अंदर उसे ईविल फैंटम का मास्क मिला, जो किसी भी ऐसे प्लेयर से उसकी जानकारी छिपा सकता है जिसके लेवल लिंसे से कम हो। इसमें ईविल गेज एबिलिटी थी जो 3 सेकंड के लिए डर पैदा करती थी। लिंसे ने मास्क पहना और इसके फैंटम इफेक्ट को एक्टिव किया। अब बस ये देखना बाकी था कि लिंसे को कौन सा हैक मिलेगा, क्योंकि अब लिंसे ने पहला प्रोफेशन हासिल कर लिया है और लेवल 11 को पार कर लिया है। तो वो एक और अंगूठी पहन सकता था, पर बदकिस्मती से उसने पहले ही अपनी सारी अंगूठियों को कंबाइन कर दिया था, इसलिए उसे एक नई अंगूठी लेनी होगी। अभी के लिए उसके पास 2 एट्रीब्यूट पॉइंट थे जिन्हें उसने तुरंत यूज कर लिया। रात बीत गई और अगले दिन उसने शिकार के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर हर कोई म्यूजियम को साफ करने का जश्न मना रहा था। गोर्डॉन बिग इडियट के साथ खड़ा था। फिर एक अनाउंसमेंट करने के लिए आगे आया। उसने सभी को बधाई दी और कहा कि यह मिशन एक बड़ी जीत है। फिर उसने सबसे बड़ा योगदान देने वाले इंसान बिग इडियट को प्रेजेंटेड किया, जो लिंसे के इक्विपमेंट के साथ खड़ा होता है। उसी समय लिंसे अपना ईविल मास्क पहने हुए दिखाई देता है। गोर्डॉन ने बिग इडियट से कहा कि उसे देखकर अच्छा लगा और पहली बार हमने कुछ लड़कियों को देखा जो लिंसे की ओर अट्रैक्ट हो रही है। गोर्डॉन ने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने 1500 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारा और बिग इडियट ने अकेले 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मारे। इसके बाद गोर्डॉन ने लिंसे को गोदाम बुलाया और लूट के बक्सों का ढेर दिखाया, ये कहते हुए कि ये सब मिशन से मिले हैं।